नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के सामने मौत। यहाँ पर चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहाँ पर राहुल गांधी नेता विपक्ष की जबरदस्त भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही दिन में कई जगह जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इसी के साथ में हाथरस हादसे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर क्या बोले हैं राहुल गांधी, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और बिहार के अंदर एक बार फिर से जबरदस्त राजनीति होने वाली बताएंगे आपको। तेजस्वी यादव अपनी रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे जनता दल यूनाइटेड ऑफेंडेड हो सकती है, यानी बुरा मान सकती है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और अगस्त में गिरने जा रही है भाजपा की सरकार, बताया लालू यादव ने। बताएंगे कौन से तर्क दिए गए हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशी से सरकार चला रहे थे, लेकिन अब टीडीपी के लोग पहुंचे दिल्ली। बीजेपी को अपने डिमांड की पूरी लिस्ट थमा दी गई है दोस्तों। क्या डिमांड नहीं मानने पर लिया जाएगा भाजपा के सरकार से समर्थन वापस, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीर चुनावी राज्यों के पोस्टर से गायब हो गई है दोस्तों। बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग मोदी का चेहरा दिखाकर लोगों से वोट नहीं मांगना चाहते हैं। साथ साथ एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शर्तों पर चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, जैसे ही चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे वैसा ही पूरा खेला हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय भारत जय संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए दोस्तों जमीन पर भी इस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से पालन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जहां तहां जनता के बीच में नजर आने लगे हैं दोस्तों। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मजदूरों से जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस गए। हाथरस में मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात करते हुए उनको सांत्वना दी गई। इसके बाद राहुल गांधी लोको पायलट रेलवे के कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। लोको पायलट रेलवे की रीढ़ है और रेलवे को सुरक्षित रखने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक आरटीआई के मुताबिक रेलवे में लोको पायलट के 70,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से 21% जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं दोस्तों, जिसके कारण अतिरिक्त काम करना पड़ता है। लोको पायलट को 16-16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने आगे लिखा कि जिससे काम का दबाव और तनाव बढ़ता है और इसके लिए समाधान ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि केवल सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पूरे प्रॉब्लम को समझते हुए सॉल्यूशन की बातें भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी एक मजबूत आवाज के तौर पर उभरे हैं और ऐसे में उनके द्वारा लीडर ऑपोजिशन की अच्छी भूमिका निभाई जा रही है। लोगों से मुलाकात करते हुए उनके सारे मुद्दों को राहुल गांधी एकजुट कर रहे हैं। और जैसे ही सदन के अंदर फिर से कार्रवाई शुरू होगी, राहुल गांधी फिर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने तथ्यों के साथ सारी बातें रखेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में देश की जनता ने सबसे अच्छा कार्य किया कि भारतीय जनता पार्टी का मेजोरिटी छीनकर इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर दिया, जिसके कारण विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है दोस्तों। साथ साथ हाथरस भगदड़ हादसे के मामले को लेकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दीजिए, मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाइए। परिवार वालों से मेरी बात हो गई है, प्रशासन की कमी तो है और गलती भी हुई है, इसीलिए सरकार को भी पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन भी करवानी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी की मौजूदगी में शोक संतप्त परिवारों ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उनसे न्याय की मांग की और राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो मजबूती के साथ उन लोगों के साथ खड़े हैं। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार के अंदर एक नई राजनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर एक समारोह आयोजित किया गया था। इसमें लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी अपनी बातें रखी है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार में 15 अगस्त के बाद से यात्रा निकालने का ऐलान करते हुए कह दिया है कि इस यात्रा को विधानसभा चुनाव के प्रायोजन में निकाला जाएगा, यानी पूरे 1 साल का समय बचा रहेगा दोस्तों, तभी यात्रा लेकर निकलेंगे तेजस्वी यादव। यानी एक बड़े राजनीतिक लड़ाई का बिगुल फूंक चुके हैं तेजस्वी यादव। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय उन्होंने लिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में लालू यादव का फिर से उदय नहीं होता। यह बयान कोई और नहीं बल्कि मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के करीबी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है दोस्तों। तेजस्वी यादव कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते अगर नीतीश कुमार बिहार में नहीं होते। कुल मिलाकर ये टिप्पणी करना कि नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में लालू यादव का उदय नहीं हो पाता, आरजेडी फिर से इतने अच्छे अंतर से चुनाव नहीं जीत पाती, तो साफ तौर पर दोस्तों ये बयान देकर कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए गए हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी आरजेडी और तेजस्वी यादव के उदय का कारण समझती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े तब भी तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने पूरे महागठबंधन ने लगभग बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया था दोस्तों। काफी कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी का नेता अगर ये दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार के होने के कारण तेजस्वी यादव और आरजेडी और लालू यादव का उदय हो पाया है, तो इस बयान पर देखते हैं जेडीयू की ओर से क्या कुछ कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि 2015 का जिक्र करने की कोशिश की जा रही है जिसमें नीतीश और लालू का गठबंधन हो गया था, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग एकजुट हो गए थे, आरजेडी और जेडीयू, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके की हार हुई थी दोस्तों और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए थे। फिर तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए जिस तरीके का काम करके दिखाया, जनता के बीच में उनकी इमेज एक युवा नेता के रूप में बनी है जो अपने किए हुए वादे को डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के कारण आरजेडी और तेजस्वी यादव का उदय हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार सत्ता से जाते जाते बच गए आरजेडी और तेजस्वी यादव के कारण, और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता केवल उनकी मेहनत के कारण बनी है दोस्तों। कोई
किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के कारण ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ केंद्र की एनडीए सरकार अगस्त में गिर जाएगी। लालू यादव ने यह बड़ा दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावी मोड में रहने के लिए कहा है, आगामी चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार बनी है, सरकार का कोई नींव नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत को ताक पर रखकर सरकार में ये लोग आए हैं। बहुत मुमकिन है कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी और ऐसा ही कुछ नजर भी आने लगा है। दोस्तों, आपसी कलेश तो बढ़ ही रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अभियान चला रखा है कि बीआरएस पार्टी को पूरी तरीके से तेलंगाना की राजनीति से मूल सहित उखाड़कर फेंक देंगे। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी के 6 विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी, जिसमें दांडे विठल भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर और बोगरापू दयानंद, यज्ञ मलेशम और बसवा राजू सरैया का नाम शामिल है। बीआरएस पार्टी के 6 विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान तेलंगाना में पार्टी मामलों के एआईसीसी के प्रभारी दीपा दास मुंशी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में बीआरएस के 25 सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के 4 सदस्य हैं। 40 सदस्य विधान परिषद में 4 मनोनीत सदस्य भी हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 और भारतीय जनता पार्टी और पीआरटीयू के 1 और 1 निर्दलीय सदस्य शामिल है। रेवंत रेड्डी ने लगातार कई और ज्वाइनिंग करवाई है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बीआरएस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी में उसका अनौपचारिक तौर पर विलय हो जाएगा, क्योंकि बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर एक्टिव नहीं है। उनके बेटे केटीआर की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। साथ साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर हैं और अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी चल रही सरकार की हकीकत बतानी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये बताना शुरू कर दिया है कि जो सरकार केंद्र में बीजेपी के लोग चला रहे हैं वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। और बीजेपी के साथ शर्तों के साथ एनडीए में टीडीपी और अन्य पार्टियां जुड़ी हुई है और इन्हीं शर्तों को अगर पालन किया जाएगा तो एनडीए की सरकार चलती रहेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी अकेले बच जाएगी। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड लिस्ट सामने आई है। दोस्तों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से 20 मिनट मुलाकात की और इसके बाद नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। केंद्र की एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस बात का एहसास बीजेपी को करवा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो आगे अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से आंध्र प्रदेश पर 13 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा भी चंद्रबाबू नायडू ने उठाया है। दोस्तों, और 20 डिमांडों की लिस्ट सौंप दी गई है। देखते हैं अगर ये माना नहीं जाएगा तो फिर क्या कदम उठाएंगे चंद्रबाबू नायडू। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके लिए एक एसेट है जिनके नाम पर उनको वोट मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि बीजेपी ने जितना मोदी के नाम पर वोट मांगा, जनता ने उतना उसके खिलाफ वोट कर दिया। यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव को लेकर अब जो बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों उन बैनर पोस्टर का जमकर एनालिसिस हो रहा है। काफी स्क्रूटनी के साथ लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग कैंपेन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत में आने वाली भारत की क्रिकेट टीम के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 डिप्टी सीएम जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का पोस्टर लगाया गया था। दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दूर दूर तक नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता नितिन अग्रवाल बोले, कहा महाराष्ट्र में एनडीए के पोस्टर से मोदी की तस्वीर हटाई गई। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जहां मोदी ने प्रचार किया था उनमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। जो कभी दूसरों को फ्रेम से गायब करते थे, आज वो खुद पोस्टर से गायब हो गए हैं। साथ साथ गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के नेता अनु चौधरी पर गुंडा एक्ट लगाते हुए 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। आरोप है कि अनु ने भारतीय जनता पार्टी की हार पर अयोध्या वासियों को गद्दार तक कह दिया था। दरअसल दोस्तों, कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर अयोध्या वासियों को लेकर जहां तहां हेट फैलाया गया था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है और बीजेपी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके द्वारा इस तरीके की टिप्पणियां की गई थी। साथ साथ जेपी नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। दोस्तों, 5 तारीख को बीते दिन उन्होंने जेपी नड्डा को एक लेटर लिखते हुए कहा है कि आपने 2 जुलाई 2024 को एक राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा था कि अम्बेडकर को 1952 का चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किए थे। इसके बाद जयराम रमेश आगे लिखते हैं कि मैं आपको अशोक गोपाल की अभी हाल फिलहाल में लिखी गई किताब का संस्करण भेज रहा हूं और ये किताब काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिखी गई है, काफी ज्यादा रिसर्च और डेटा इकट्ठा करने के बाद लिखी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 1952 के इलेक्शन में हार के बाद इसका ब्लेम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऐसे दंगे और सावरकर पर थोपा था। उन्होंने कहा था कि इनके कारण उनको हार मिली है। लेटर में जयराम रमेश आगे कहते हैं कि अशोक गोपाल की ओर से एक्सटेंसिव रिसर्च किया गया है। इसमें नेशनल आर्काइव से वो लेटर भी मिला है जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी। कुल मिलाकर दोस्तों, अंबेडकर का वो लेटर मौजूद है जिसमें उन्होंने ऐसे दंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे और सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं उनको हार का कारण बताया गया है। इसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि मैं आपको ये लेटर भेज रहा हूं और आप इसे पढ़कर अपनी पार्टी के लोगों को भी एजुकेटेड कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, 18 जनवरी 1952 में अंबेडकर ने कमलकांत चित्रे को एक लेटर लिखा था, इसमें ये बातें कही गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पूरे मामले पर जवाब देना है। दोस्तों, कुल मिलाकर बीजेपी के लोग बिना तथ्यों की बातें पार्लियामेंट में आकर कर जाते हैं, लेकिन जब अब डेटा सामने आ रहा है तो इसके बाद एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ साथ बेंगलुरु की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो के मामले में समन जारी किया है। ये समन येदियुरप्पा को 15 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए जारी किया गया है। दंडू की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक अपराध जांच विभाग ने हाल ही में इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद अदालत ने आरोपों के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप तय करने के उद्देश्य उनको तलब किया है। दोस्तों इसके साथ में इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने संसद के अंदर सांसद के पद की शपथ ली है। दोनों पैरोल पर तिहाड़ और डिब्रूगढ़ जेल से निकले, बारामूला और खडूर साहिब से चुनाव जीतकर आए। दोनों सांसदों को शपथ दिलवाई गई है। राशिद ने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता था और अमृतपाल ने खडूर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीता है। जेल में रहने के कारण 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 24 और 25 जून को अन्य सांसदों के साथ शपथ नहीं ले सके। नए सांसद के लिए 60 दिन के अंदर शपथ लेने का एक पूरा कार्यक्रम रहता है। 200 सेफ हाउस में 1 घंटे तक परिवार से मिलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसी के साथ में मोदी सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को यूजर्स से 34,824 करोड़ रुपए वसूलने की छूट दी है। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दूरसंचार क्षेत्र की 3 मुख्य कंपनियों के द्वारा शुल्क दर में बढ़ोतरी किए जाने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरे कार्यकाल में जनता के लिए उनके मित्रवादी पूंजीवादी का प्रसाद है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेल फोन उपभोक्ताओं की जेब से 34,824 करोड़ रुपए वसूली की अनुमति दे दी है। इसके बाद उन्होंने डेटा देते हुए बताया है कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है। 27 जून को रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए। 28 जून को एयरटेल ने अपने रेट को 11% से 21% बढ़ा दिए और 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी ये फैसला ले लिया। सवाल यह है कि सारे एक साथ मिलकर क्यों इस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, क्या ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी अपने डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट नहीं है। मंत्री महोदय को अब विटामिन सीएम चाहिए। अपने दिल्ली वाले आकाओं के इशारे पर स्वास्थ्य मंत्री और उनके संगी साथी मंत्री, सहयोगी घटक दलों के नेता मंत्री और अन्य बीजेपी के नेतागण लखनऊ की कुर्सी परिवर्तन की योजना, दिल्ली लखनऊ के आवागमन से मूर्त रूप यानी अमली जमा पहनाने में जुटे हुए हैं। दोनों डिप्टी और तमाम मंत्रीगण अपने विभागों पर ध्यान देने की बजाय कुर्सी कुर्सी का खेल खेलने में जुटे हुए हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी हालात काफी खराब है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। विकार रसूल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाती। अब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। वे लोकतंत्र में बहस और संवाद में विश्वास रखते ही नहीं है, सबसे सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे अपनाते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को आश्वासन मिल चुका है कि चुनाव होने वाले और इसीलिए पार्टी ने अपने तैयारियों को और तेज कर दिया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर बीआरएस की नेत्री के कविता को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में के कविता की कस्टडी को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स में उनके घर से गिरफ्तार किया था। यानी ऐसा लग रहा है कि बीआरएस पार्टी के दिन काफी खराब बीत रहे और आने वाले दिनों के अंदर भी कोई सुधार होगा ये काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि एक और सारे नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं और के कविता को अभी तक कोर्ट से मदद नहीं मिल पा रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक राघवगढ़ के एमएलए जयवर्धन सिंह की ओर से नरसिंह घोटाले को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। दोस्तों उन्होंने पूरा एक थ्रेड शेयर करते हुए नरसिंह घोटाले को लेकर बताया कि वर्तमान में इस महा घोटाले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं जो सीबीआई की तरफ से इस केस की जांच कर रहे थे। साथ ही कुछ नर्सिंग कॉलेज के संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से 2 आरोपी मल्य नर्सिंग कॉलेज भोपाल के हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा के कारण मल्य नर्सिंग कॉलेज को वर्ष 2020-21 के सेशन के लिए संबद्धता न मिलने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस टेबल में आप देख सकते हैं 25 तारीख 11वां महीना 2022 तक मल्य नर्सिंग कॉलेज अमान्य था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति और अन्य अधिकारियों के साथ 14 तारीख 12 महीना यानी 14 दिसंबर 2022 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अगले दिन मंत्री के कार्यालय से कुलपति को पत्र में चौथे बिंदु में लिखा गया कि जिन कॉलेजों को वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में संबद्धता नहीं मिली है उन पर पुनर्विचार कर समय सीमा में कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं और इसके बाद 1 हफ्ते के बाद विश्वविद्यालय की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें कुलपति मंत्री जी की बैठक का उल्लेख करके मल्य नर्सिंग कॉलेज, प्रज्ञा राज कॉलेज ऑफ नर्सिंग और निशा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस को संबद्धता हेतु मान्यता दे दी गई। मल्य नर्सिंग होम के दोनों संचालक गिरफ्तार है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है। अभी तक इस घोटाले में सिर्फ रिश्वत देने वाले 2 जांच अधिकारी पकड़े गए हैं, लेकिन जिन बड़े लोगों ने दलालों के माध्यम से पैसा लेकर फर्जी कॉलेज को संबद्धता और मान्यता दी उन पर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग लगातार मध्य प्रदेश में ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के बयान को इस पूरे मामले पर अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उल्टा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया। सवाल यह कि भ्रष्टाचार के मामले को क्यों ढकने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी का मुद्दा उठाकर आप लोग अपनी राय जरूर लिखता है। साथ बिहार में लगातार गिरते पुलों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों इस संबंध में
अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें बिहार सरकार को निर्माणाधीन सहित राज्य के सभी पुलों की उच्च स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने का निर्देश देने की मांग की गई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि बार बार पुल गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जान और माल की हानि हो रही है, जिससे लोगों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार क्या अकेला ऐसा राज्य है जहां पर बारिश हो रही है? पूरे देश भर के अंदर मानसून आया हुआ है दोस्तों, और बीजेपी और उससे जुड़े हुए मंत्री कहते हैं बिहार के अंदर की बाढ़ के कारण ऐसा हो रहा है, बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। देश के लगभग आधे राज्यों के अंदर बाढ़ और बारिश की स्थिति है, तो वहां पर ऐसे पुल क्यों नहीं भरभरा कर गिर रहे हैं जो बिहार के अंदर गिर रहे हैं? साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा फंस गए। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। किसी भी तरीके की राहत देने से इंकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 जनवरी 2024 को पवन खेड़ा के खिलाफ फैसला सुनाया था और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट देने से इंकार कर दिया था दोस्तों। और अब न्यायाधीश ने फिर से फैसले को सुरक्षित रखा है। साथ साथ पब्लिक मेमोरी से गायब होने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, नीट परीक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने 26 लाख अभ्यर्थियों वाली नीट परीक्षा में अनियमितता सामने आने पर पेपर रद्द कर दोबारा पेपर करवाया था और 50,000 बच्चों को नौकरी दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा के मामले में मेहनती विद्यार्थियों का हक मारना चाहती है और अपनी गलती छिपाने के लिए लाखों बच्चों की आशाओं को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने पूछा कि परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने में क्यों देरी की जा रही है? साथ साथ खत्म हुआ गतिरोध, आखिरकार शपथ लेंगे तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक। पश्चिम बंगाल के अंदर बीते कई दिनों से 2 विधायकों की शपथ को लेकर सत्ता पक्ष और राज्यपाल के बीच में गतिरोध बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा में शपथ ले चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्ष में शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार की रात विधानसभा के उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को दोनों विधायकों को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा के उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को रयात हुसैन सरकार और सांकेता बनर्जी को विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद दिल्ली चुनाव की तैयारी में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। 7 जुलाई को रणनीति पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर दावा कर रही है कि वो सारी सीटें जीतेगी। हालांकि दोस्तों, विधानसभा में जनता एकदम अपोजिट वोट डालती है, बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहती और सारे वोट ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के खाते में चले जाते हैं और एक तरफा सुपड़ा साफ हो जाता है सारी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर भारतीय जनता पार्टी का। वहीं पर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर नगीना की सीट जीत ली। इसके बाद लोगों ने कहा कि आजाद समाज पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर अलग अलग तरीके के दावे हैं। दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी को आज की स्थिति में 5 सीटें मिल सकती है और लोकसभा के सीटों को अगर आप कन्वर्ट करेंगे विधानसभा के सीटों में तो कांग्रेस पार्टी और सपा मिलकर 224 सीटें जीत सकती है। एनडीए गठबंधन को 174 सीटें और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है। नगीना सीट पर जबरदस्त उलटफेर करते हुए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नगीना की सीट 1,46,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। उनको 4,91,000 वोट मिले। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 3,45,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 99,000, सुरेंद्र पाल सिंह को 12,000 के आसपास बसपा के उम्मीदवार को वोट मिले। और दोस्तों, हरियाणा की लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की नजर अब राज्यसभा की सीट पर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद अब ये राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा पर अपनी इस सीट को दोबारा जीतकर कांग्रेस के खाते में डालने का दबाव है। हुड्डा को जोड़ तोड़ की राजनीति का जबरदस्त खिलाड़ी माना जाता रहा है। दोस्तों, ऐसे में सबकी नजर इस बात को लेकर है कि हुड्डा ने दुष्यंत के सामने भी एक ऑफर रखा था, क्या वो ऑफर स्वीकार किया जाएगा? हुड्डा का कहना है कि अगर जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला आश्वासन देते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। 10 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को और जननायक जनता पार्टी के पास 10 ही विधायक है। विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके की केमिस्ट्री यहाँ बन सकती है। दोस्तों, जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र गुना के प्रवास पर है। शुक्रवार को आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने पर कलेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शुक्रवार को बारिश के बीच आमजनों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को जाना है, साथ ही निराकरण का भरोसा दिलाया है। कई लोगों ने सिंधिया को आवेदन दिए थे। साथ साथ दोस्तों, 49% बेनिफिशियरी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिए हैं, जबकि 31% ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। फ्री राशन की बात करें तो 44% लोग जिन्हें फ्री राशन मिला था उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। कांग्रेस पार्टी को 31% लोगों ने सपोर्ट किया। आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है उनमें से 51% लोगों ने बीजेपी को, 34% कांग्रेस को सपोर्ट किया गया है। उज्ज्वला योजना में 49% बीजेपी को, 33% कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला है। दोस्तों, इसी तरीके से मनरेगा को लेकर 47% बीजेपी को सपोर्ट और 30% कांग्रेस को सपोर्ट मिला है। CSDS द हिंदू पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर ये दावे किए गए हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे आप लोग जानते हैं कि उनका क्या हाल हुआ था, तो क्या इस तरीके के डेटा को मानना चाहिए? जो भी राय हो दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों
दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट लगातार आगे भी आप तक लेके आते रहेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।